नमस्कार करतो, नमन करतो. आणि मला जो विषय दिलेला आहे की मोसंबीच्या झाडाला पाण्याचं व्यवस्थापन कोणत्या प्रकारे करायचं. तर मी जसं 15-16 वर्ष डाळिंब संशोधन केंद्रामध्ये होतो. डाळिंब संशोधन केंद्रामध्ये डाळिंबाच्या झाडाला पाण्याचं व्यवस्थापन कशा प्रकारे केल्या जातो हे जे मी 10-15 वर्ष जे बघितलं, तोच अनुभव मी तुमच्या समोर शेअर करतो आहे. पण मोसंबीच्या झाडाला सुद्धा पाणी कशा प्रकारे दिला जातो. आता डाळिंब समजा, मोसंबी समजा, नागपूर मँड्री समजा, परत कोणताही हॉर्टिकल्चर क्रॉप समजा, की कोणत्याही हॉर्टिकल्चर क्रॉपला पाण्याचा जो व्यवस्थापन करायचा आहे, पाणी जो द्यायचा आहे, तो जवळपास पाणी देण्याची जी पद्धत आहे एक तर सारखीच आहे. आणि ती पद्धत एक तर तुम्ही बेसिन न देता, नाहीतर रिंग न देता, नाहीतर फ्लड न देता. आता फ्लड न, रिंग न, बेसिन न जर पाणी दिलं तर पाण्याचा अपव्यय सर्वात जास्त प्रमाणात होतो. म्हणून म्हणून आपण काय करतो की कमीत कमी पाण्यामध्ये जास्तीत जास्त उत्पन्न कशा प्रकारे निघेल याचा आपण प्रयत्न करतो. त्याच्यासाठी आपण सूक्ष्म इरिगेशन पद्धत जी आहे, म्हणजे ड्रीप इरिगेशन सिस्टम जी आहे, तर ड्रीप इरिगेशन सिस्टम वापरण्याचा प्रयत्न करतो. आता मोसंबीच्या संदर्भामध्ये जर बघितला गेला तर हा मोसंबीचा जो क्रॉप आहे, स्वीट ऑरेंज जो आहे, तो चायनामधून आलेला आहे आणि चायनामधून संपूर्ण जगामध्ये तो पसरलेला आहे. तर या मोसंबीच्या क्रॉपला जवळजवळ एरिड, सेमी एरिड अशा प्रकारचं वातावरण पाहिजे आहे. ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल अशा प्रकारचं वातावरण पाहिजे आहे. आता एरिड, सेमी एरिड म्हणजे काय? एरिड 250 mm च्या खाली पाणी पडतो, लेस दॅन 250 mm पाणी पडतो, पाऊस पडतो, त्याला एरिड. आणि 250 ते 750 mm जो असतो त्याला सेमी एरिड. आणि 750 पेक्षा जास्त जो असतो त्याला काय म्हणतात की ह्युमिड म्हणतात. तर हा एरिड, सेमी एरिड म्हणजे कमी प्रमाणामध्ये पाऊस ज्या ठिकाणी पडतो आणि त्या ठिकाणी चांगल्या प्रतीचा हॉर्टिकल्चर क्रॉप येतात. तसाच डाळिंब पण आहे, तसाच तुमचा मोसंबी पण आहे, तसंच तुमचं नागपूर मँड्रीम पण आहे. पण प्रत्येक क्रॉपला एक प्रकारची काय की त्याला एक जिओग्राफिकल आयडेंटिटी मिळालेली आहे, का हा पर्टिक्युलर पीक जो आहे त्या पर्टिक्युलर झोन मध्ये सर्वात चांगला उत्कृष्ट प्रतीचा येऊ शकतो. तशा प्रकारे नागपूर जो आहे, नागपूर संत्रा प्रसिद्ध आहे, जीआय मिळालेला आहे. तुम्ही डाळिंब जर बघितल्या तर सांगोला म्हणजे एकतपूरच्या जवळपासचा जो क्षेत्र आहे, सांगोला तालुक्यामधला, तो त्याला जीआय मिळालेले आहे. तुम्ही बाजरीवरती जर विचार केला तर मंगळवेढ्याच्या जवळपास मिळालेले आहे. दगडी ज्वारीचा विचार केला तर हा प्रत्येक झोनला म्हणजे कोणत्या नाही कोणत्या झोनसाठी कोणता नाही कोणता तरी पीक क्रॉप काय आहे एक चांगल्या प्रकारे सुटेबल आहे. तर आपण ह्या भारतामधला जर विचार करायला गेला तर हा जो मोसंबी आहे, हा मोसंबी जवळजवळ 2.25 लाख हेक्टरवरती क्षेत्रावरती लावलेला आहे. आणि त्याचा प्रोडक्शन जवळजवळ 30 लाख मेट्रिक टन होतो आहे. परत मोसंबी कोण्या कोण्या ठिकाणी कल्टिवेटेड होतो याचा जर विचार आपण जर केला तर हा सर्वात जास्त पहिल्या नंबरवरती चायनामध्ये होतो, सेकंड नंबर ब्राझीलवरती होतो, थर्ड नंबर ट्रॉपिकल आफ्रिका, थर्ड नंबर इंडियामध्ये होतो. आणि जर समजा इंडियाचा जर विचार केला तर इंडियामध्ये सर्वात जास्त आंध्र प्रदेशमध्ये होतो, तेलंगणामध्ये होतो, थर्ड नंबर महाराष्ट्रामध्ये होतो. आणि महाराष्ट्रामधून सर्वात जास्त जर बघितला गेला तर जालन्या जिल्ह्यामध्ये होताना दिसतो आहे. सर्वात जास्त हे क्षेत्र जालन्यामध्ये आहे, जालना जिल्ह्यामध्ये आहे. तर ह्या जो मोसंबी जो पीक आहे, मोसंबी पिकाला जास्त वॉटर लॉगिंग एरिया नाही पाहिजे, म्हणजे दलदलचा भाग नाही पाहिजे. समजा जर दलदलचा भाग राहिला तर त्याचा जो रूट झोन आहे, रूट झोन डॅमेज होऊन बिल्टिंग होण्याचा प्रॉब्लेम असतो, फ्रूटचे क्रॅकिंग होण्याचे प्रॉब्लेम असतात, फ्रूट ड्राफ्ट होण्याचा प्रॉब्लेम, म्हणजे बहुत सारे प्रॉब्लेम काय होतात, क्रिएट होतात. त्याच्यामुळे दलदलचा भाग वॉटर लॉगिंगचा एरिया याला जमत नाही. आणि हा पीक जो आहे, हा जो फळ जो आहे, फळ याच्यासाठी फार महत्व सेकंड थर्ड नंबर वरती आलेला आहे. तर याच्यामध्ये न्यूट्रिशनल ह्याज वेल एज मेडिसिनल व्हॅल्यू चांगल्या प्रकारची आहे. म्हणून जो स्वीट ऑरेंज जो आहे, मोसंबी जो आहे, चांगल्या प्रकारे म्हणजे खूप मोठ्या प्रमाणात याचा महत्व आलेलं आहे. आता क्लायमेट जर बघितला तर एरिड आणि सेमी एरिड क्लायमेट मध्ये हा मोसंबी अशा प्रकारचा क्रॉप होतो. याला टेम्परेचर जवळजवळ 25 ते 35 डिग्रीच्या रेंज मध्ये असायला पाहिजे. ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल आणि एरिड आणि सेमी एरिड झोन मध्ये होतो अशा प्रकारचा क्लायमेट पाहिजे आहे. सॉइलचा जर विचार करायला गेला
तर ऑर्गॅनिक मॅटर चांगल्या प्रकारे असायला पाहिजे सॉइल मध्ये. पीएच जवळजवळ 6.5 to 7.5च्या जवळपास असायला म्हणजे रेंजमध्ये असायला पाहिजे. EC लेस दॅन 1 असायला पाहिजे. सॉइल मीडियम टू डीप असायला पाहिजे आणि ड्रेनेज पॅटर्न चांगल्या प्रकारे असायला पाहिजे आणि सॅलिनिटी 6 डेसिसायमन पर मीटर असायला पाहिजे. आणि हा जी माती आहे लोमी सॉइल आणि चांगल्या प्रतीचा लोमी सॉइल मध्ये आणि ड्रेनेज जर त्याला चांगल्या प्रकारे जर असलं तर चांगल्या प्रतीचं फळ उत्तम प्रतीचं फळ आपल्याला मिळू शकतो. जर आपल्याला पाणी व्यवस्थापनाच्या बाऱ्यामध्ये जो पाणी आपण झाडांना देतो तो पाणी त्याची एक गुणवत्ता एक ठरवलेली आहे, एक मापदंड आहे. तर येथूनचा येथपर्यंत जर असलं तर तो पाणी झाडाला देण्यालायक चांगला असतो. आता समजा EC जर लेस दॅन EC झाला, TDS झाला, SAR झाला, क्लोराईड झाला आणि pH झाला, SCO3 झाला, हे पाण्यामधले जे घटक आहेत हे जर विदिन द लिमिट मध्ये जर असले तर तो पाणी मोसंबीच्या झाडासाठी कोणत्याही पिकासाठी देण्यासाठी. तशाच प्रकारे मोसंबीच्या पिकासाठी जर लेस दॅन 1 EC मिलीमोल्स पर सेंटीमीटर असलं तर तो एकदम योग्य आहे. TDS जर 480 या जवळपास असलं तर एकदम योग्य आहे. क्लोराईड जर लेस दॅन 142 असलं तर चांगलं आहे आणि pH 6.5 to 7.5च्या रेंज मध्ये असलं तर मोसंबीच्या झाडाला पाहिजे तेवढा प्रॉब्लेम क्रिएट करत नाही. आता पाणी व्यवस्थापन आपल्याला मोसंबीमध्ये जर करायचं असलं तर त्याला आपल्याला काही घटक आहेत. आपल्याला स्रोत काय आहे? पावसाचा पाण्याचा स्रोत आहे. पावसाच्या पाण्याचा स्रोतला आपण जर ह्या मोसंबीच्या बगीच्यामध्ये किंवा मोसंबीच्या झाडाला मोसंबीच्या क्षेत्रामध्ये जर पाण्याचं व्यवस्थापन जर करायला गेलं तर ते खालील घटक आपल्याला लक्षात ठेवावं लागेल. एक तर आपल्याला जो पाणलोट क्षेत्र म्हणतात, पाणलोट क्षेत्रात सुद्धा पाण्याचं व्यवस्थापन आपल्याला करता येतो. दुसरा, पाण्याची जर व्यवस्थापन जर करायचं झालं तर मल्चिंग आहे, जो आच्छादन म्हणतात. जैविक आच्छादन आणि अजैविक आच्छादन उपलब्ध आहेत. जैविक आच्छादन आपल्याला प्लास्टिक मल्च वगैरे आहे, तो अजैविक आच्छादन. जैविक आच्छादन जे लोकली तुमच्याकडे अवेलेबल आहे, ग्रास स्ट्रा असेल, शुगर केन बगॅस असेल, अशा प्रकारे जर असेल त्यांना हे करू शकतो. इन सिटू रेन वॉटर हार्वेस्टिंग सुद्धा आपण करू शकतो. पाण्याचं व्यवस्थापन याच्यामध्ये पण करू शकतो. ग्रीन मॅरोनिंग आणि होईंग सुद्धा आपण पाण्याचं व्यवस्थापन करू शकतो. आणि प्रॅक्टिस करून सुद्धा करू शकतो. वीडला कंट्रोल करून सुद्धा आपण पाण्याचं व्यवस्थापन करू शकतो. आणि खालचे जे दोन आहेत, ड्रीप इरिगेशन मेथड आणि मॉइश्चर कंझर्वेशन विथ पॉलिमर, आपल्याला मोसंबीच्या बागेमध्ये पाण्याचं व्यवस्थापन करते वेळेस मी ह्या दोनच बाबीवरती बोलणार आहे. एक बाब म्हणजे ड्रीप इरिगेशन मेथड आणि पाण्याचं व्यवस्थापन कशा प्रकारे करायचं, आणि जो पॉलिमर आहेत जे हायड्रोजेल टाइप ऑफ मटेरियल जे आहेत ते वापरून पाण्याचं व्यवस्थापन कशा प्रकारे करायचं ते मी याच्यामध्ये सांगणार आहे. आता आपल्याला पाण्याचं व्यवस्थापन एकच का करायचं आहे, कारण काय? म्हणजे पाण्याचं व्यवस्थापनाचा जो ज्ञान आहे, जो नॉलेज आहे, तो नॉलेज असणं का आवश्यक आहे? आवश्यक याच्यासाठी आहे की योग्य वेळी पाण्याचा वापर आपण जर योग्य प्रमाणात जर केला, कोणत्याही पिकाला गेला तो कोणताही पीक काय करतो, चांगली प्रतिक्रिया देतो. तर कोणताही लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम असो, लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम पाण्याचं प्रमाण जास्त झाला किंवा कमी झाला तर त्याच्यावर साईड इफेक्ट होतात. तर समजा आपण गरजेपेक्षा जास्त पाणी झाडाला दिलं, मोसंबीच्या झाडाला पाणी जास्त दिलं तर काय होतो, त्याचा अपव्यय होईल, वेस्टेज ऑफ वॉटर होईल. समजा जर गरजेपेक्षा पाणी आपण जर कमी दिलं तर काय होणार? रिडक्शन म्हणजे उत्पादन काय होणार? कमी होणार. आणि म्हणून हा जो पाण्याचा योग्य व्यवस्थापन आणि त्याचा जो वेळापत्रक आहे, तो वेळापत्रकाचा ज्ञान असणं आपल्याला आवश्यक आहे. म्हणून हा जो पाण्याचं जे मात्राचं ज्ञान जो आहे असणं. हॅलो, हॅलो सर, स्लाइड मूव नाही हो. आता ड्रीप इरिगेशन मेथड्स मध्ये नाही, माझ्या बोलते वेळेस मी, कारण की डाळिंब संशोधन मध्ये काम केलं, मी मोसंबीवरती मी बोलतो आहे. बोलण्यामधून माझ्या काही चुका जर होत असतील, काही चुका तुमच्या निर्देशनात आल्या
तर तुम्ही जो प्रश्न उत्तराचा जो सेशन राहील त्याच्यामध्ये विचारा. जर प्रश्न म्हणजे चुकीचे प्रश्न असतील तर विचारा आणि विचारून माझ्या ज्ञानामध्ये थोडीफार भर होईल. आणि मध्यंतरी काही डिस्टर्ब करण्याचा प्रयत्न करू नका कृपा करून. काय होतो का स्लाइड नाही कधी कधी मूव्ह होत नाही. आता मेथड्स काय, सूक्ष्म सिंचन पद्धती. आता सूक्ष्म सिंचन पद्धती म्हणजे मायक्रो इरिगेशन जे मेथड्स आहेत, या सूक्ष्म सिंचन इरिगेशन पद्धतीमध्ये एक आपण सरफेस ड्रिप इरिगेशन मेथड म्हणतो, तो जमिनीवरून पाणी देतो. आपण काय करतो, जमिनीवरून पाणी देतो. आपण जमिनीवरून पाणी आपण का देतो झाडाला, हा जोपर्यंत आपल्याला समजणार नाही झाडाला पाणी का देतो. झाडाला पाणी याच्यासाठी देतो की जो जमिनीमधला इव्हॅपोरेशन उन्हामुळे, टेम्परेचरमुळे, ह्युमिडिटीमुळे, विंड व्हेलॉसिटीमुळे आणि जे काही क्लायमॅटिक फॅक्टर त्या गोष्टीला रिस्पॉन्सिबल आहे त्याच्यामुळे तो इव्हॅपोरेट होऊन वातावरणामध्ये जातो. आणि तुमचे जो झाड आहे, झाडाचे जे पानं आहेत, पानामधून जो उत्सर्जन आणि ट्रान्सपिरेशन रेट जो ट्रान्सपिरेशन जो होतो, आता इव्हॅपोरेशन अँड ट्रान्सपिरेशन या दोघाला जर तुम्ही मिळवल्या तर काय होतो, हीच तुमची पाण्याची मात्रा आहे, हीच तुमचा इव्हॅपोरेशन ट्रान्सपिरेशन आहे, हाच तुमचा काय वॉटर रिक्वायरमेंट आहे. तेवढी भर आपल्याला करायला लागते. तर आता आपल्याला इव्हॅपोरेशन कसा मिळणार, ट्रान्सपिरेशन कसा मिळणार, ते स्टेप बाय स्टेप मी तुम्हाला सांगत जातो आहे. पण त्याच्या अगोदर काय आहे तर सूक्ष्म सिंचन पद्धती आहे. सूक्ष्म सिंचन पद्धती म्हणजे मायक्रो इरिगेशन मेथड. तर एक मेथड जो आहे 95% लोक जे वापरतात ती आहे सरफेस ड्रिप इरिगेशन मेथड आहे. सरफेस ड्रिप इरिगेशन म्हणजे ड्रिप इरिगेशन सिस्टम जे आहे, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम कोणत्याही हॉर्टिकल्चर आपला कधी म्हणजे कमीत कमी 90 to 95% लोक वापरताना दिसत आहेत. 5% लोक काही फ्लड इरिगेशन वापरत असतील, रिंग बेसिन इरिगेशन वापरत असतील, आणि कमीत कमी 2-3% तरी आपल्याला सबसर्फेस ड्रिप इरिगेशन पण आपण आता बघतो आहे. सबसर्फेस ड्रिप इरिगेशन म्हणजे काय, सरफेस ड्रिप इरिगेशन जमिनीवरचा लॅटरल आहे, एक लॅटरल, दोन ड्रिपर, दोन लॅटरल, 4 ड्रिपर, रिंग टाईप मेथड्स असेल. आणि दुसरा सबसर्फेस म्हणजे जमिनीच्या आतमध्ये लॅटरल आहे. जमिनीच्या लॅटरल आहेत म्हणजे इनलाईन लॅटरल जमिनीच्या अंदरमध्ये टाकून सुद्धा आपल्याला झाडाला पाणी देता येतो. तिसरी मेथड्स बऱ्याच क्रॉप मध्ये सक्सेसफुल मेथड्स मायक्रो इरिगेशन मध्ये बघण्यात आलेली आहे. ती ड्रिप इरिगेशनचाच एक प्रकार आहे. ती म्हणजे पार्शियल रूट झोन ड्राइंग इरिगेशन सिस्टम. पार्शियल रूट झोन ड्राइंग इरिगेशन सिस्टम म्हणजे काय होतो ऍक्च्युली, समजा तुम्हाला मोसंबीच्या झाडाला पाणी द्यायचं आहे. आता मोसंबीच्या झाडाला पाणी तुम्हाला द्यायचं आहे. मोसंबीच्या झाडाला पाणी देते वेळेस तुम्ही काय करता, 1 ते 4 वर्षापर्यंत तो ट्री मॅच्युअर होईपर्यंत एक लॅटरल, 2 ड्रिपर देऊन झाडाला पाणी देतात. आता ज्यावेळेस तो मॅच्युअर होतो त्यावेळेस काय करता की झाडाला पाणी जास्त, झाडाला पाण्याची डिमांड जास्त असतो. डिमांड जास्त असल्यामुळे एक लॅटरल, 2 ड्रिपर त्या झाडाची डिमांड पुरवू शकत नाही, किंवा एकाच बाजूला पाणी पडत असल्या कारणाने त्या झाडाची कॅनोपी व्यवस्थित डेव्हलप होत नाही. त्याच्यासाठी तुम्ही 3-4 वर्षानंतर काय करता, दुसरे लॅटरल टाकता. दुसरे लॅटरल टाकून 2 ड्रिपर देता. त्यावेळेस हे पार्शियल रूट झोन ड्राइंग इरिगेशन सिस्टम काय करतो की समजा अल्टरनेट डे पाणी मोसंबीच्या झाडाला तुम्ही देऊन राहिलेले आहात, त्यावेळेस एक दिवस याकडच्या बाजूने पाणी द्यायचं, एका लॅटरलनं पाणी द्यायचा. ती लॅटरल एक दिवसात बंद केल्यानंतर काय करायचं, ती लॅटरल बंद करायचं. त्याच्या दुसऱ्या या तिसऱ्या दिवशी आपण काय करायचं, याकडच्या बाजूची लॅटरल चालू करा, याकडच्या बाजूची लॅटरल चालू करून पाणी पाणी द्यायचं. आता 2 दिवसानंतर पाणी इकडच्या बाजूने दिल्यानंतर परत ही लॅटरलला बंद करायचं. बंद केल्यानंतर तिसऱ्या या चौथ्या दिवशी आपण या पहिल्या लॅटरलला सुरू करायचं. असा केल्यानं काय होतो की एक आम्लता त्या जमिनीच्या आतमध्ये तयार होतो. आणि जमिनीच्या आतमध्ये आम्लता तयार झाल्या कारणाने काय होतं, व्हेरी सक्सेसफुल, खूप चांगले मेथड आहे पार्शियल रूट झोन ड्राइंग इरिगेशन मेथड जी आहे ती. तर आम्लता तयार झाल्याने काय होतो, त्याच्यामध्ये एक ऍसिड तयार होतो. ऍसिड म्हणजे कोणता, ऍब्सिसिक ऍसिड म्हणतात त्याला, एबी ऍसिड म्हणतात. आणि तो एबी ऍसिड झाडाच्या स्टेम पासून ते झायलम पर्यंत, झायलम पासून तर तिकडे ब्रँचेस पर्यंत, ब्रँचेस पासून लिप पर्यंत जातो. आणि तो लिप पर्यंत गेल्यानंतर काय होतो की तो जो पानामधला जो ट्रान्सपिरेशन रेट आहे, ट्रान्सपिरेशन रेट रोखण्याचा खूप प्रयत्न करतो. खूप म्हणजे रोखण्याचा जमिनीवरचा इव्हॅपोरेशन रोखण्याचा प्रयत्न करतो. आपण मल्चिंग करू शकतो, आपण परत कोणते उपाय करू शकतो. पण झाडातल्या पानामधला जो ट्रान्सपिरेशन रेट आहे, तो ट्रान्सपिरेशन रेट
ही जी एकमेव मेथड्स आहे, ही मेथड्स म्हणजे पार्शियल रूट झोन ड्रायिंग इरिगेशन सिस्टम आहे. म्हणजे 2 दिवस एकाच्या बाजूला पाणी द्यायचा, ते बंद करून परत दुसऱ्या दिवशी दुसऱ्या बाजूला पाणी द्यायचा. ही जी पार्शियल रूट झोन ड्रायिंग इरिगेशन सिस्टम आहे, ही खूप चांगल्या म्हणजे खूप चांगलं म्हणजे चांगल्या प्रकारे झालेली आहे. आता तिसरी मेथड्स आपण मोसंबीमध्ये, डाळिंबामध्ये, नागपूर मॅन्ड्रिंग मध्ये कोणताही हॉर्टिकल्चर क्रॉप असो, त्या हॉर्टिकल्चर क्रॉप मध्ये डीपीशीट इरिगेशन मेथड्स. डीपीशीट इरिगेशन मेथड्स म्हणजे काय होतो? डीपीशीट इरिगेशन मेथड म्हणजे समजा तुमचा 10 mm इव्हॅपोरेशन आजचा आहे, समजा तुमचा 10 mm इव्हॅपोरेशन आजचा आहे, मग 10 mm इव्हॅपोरेशन आपल्याला तेवढं पाणी द्यायचं नाही आहे, 70% द्यायचं आहे, 80% द्यायचं आहे. झाडाच्या एजनुसार, झाडाच्या कॅनोपीनुसार, झाडाच्या फळधारणेनुसार, झाडाच्या अवस्थेनुसार तुम्हाला तो तेवढ्या पर्सेंट पाणी द्यायचा आहे. म्हणजेच तो काय आहे? डीपीशीट इरिगेशन मेथड, डीपीशीट इरिगेशन मेथड्स आहे. आता 5व्या प्रकारचे जे मेथड्स आहे, तर बरेच शेतकरी आणि राष्ट्रीय निमवर्गीय संस्थांनी सुद्धा रिकमेंड केलेला आहे की एक लॅटरल आणि त्याच्या भोवताल, त्या झाडाच्या कॅनोपीच्या भोवताल काय करायचं? रिंग टाकायचं, लॅटरलचं रिंग टाकायचं. त्याला जेवढं तुम्हाला ड्रिपर देवाचे असतील, 4 ड्रिपर द्या, 6 ड्रिपर द्या, 8 ड्रिपर द्या, जेवढी काही डिमांड त्या झाडाची असेल त्या डिमांडनुसार तुम्ही जर ड्रिपर दिले तर तशा प्रकारे रिंग टाईप इरिगेशन मेथड्स ही आहे, ही डाळिंबामध्ये उपयोगात आलेली आहे. पण याचा प्रॉब्लेम आणि 6व्या नंबरची जी आहे लॅटरल जॅमेट्री. लॅटरल जॅमेट्री म्हणजे काय? एक लॅटरल 2 डिपर, 2 लॅटरल 4 डिपर, रिंग टाईप आहे, तर हे वेगवेगळे लॅटरल टाईप आहेत. अशा प्रकारे मायक्रो इरिगेशन मेथड्स आज बऱ्याच शेतकरी वापरून राहिलेले आहेत, शेतकऱ्यांजवळ आहेत. तर ह्या ज्या अलग अलग जे मेथड्स आहेत ते मोसंबीमध्ये कसं उपयोगात येतील अशा प्रकारे मी सांगतोय तुम्हाला. आता लॅटरल जॅमेट्री मध्ये ही जी लॅटरल जॅमेट्री म्हणजे जोपर्यंत लॅटरल आणि डिपर आपण स्टँडअप म्हणजे एका झाडामागे, एका लॅटरल मागे किती डिपर द्यायचे? 2 द्यायचे, 4 देवाचे, 6 देवाचे, किती देवाचे? आणि त्या झाडाची डिमांड किती आहे? तर सर्वात चांगल्या प्रकारचं 2 लॅटरल आणि 4 डिपर जर आपण दिलं तर खूप चांगल्या प्रकारे झाडाच्या चारही दिशेला चांगली कॅनोपी डेव्हलप होताना दिसतो आहे. म्हणून 2 डिपर, 4 डिपर, 2 लॅटरल आणि 4 डिपर जर दिले तर अति उत्तम, अति चांगला आहे. आता प्रश्न हा उठतो की डिपर जे आहेत ते किती लिटरचे वापरायचे? डिपर जे आहेत किती लिटरचे वापरायचे? काही 2 लिटरचे डिपर आहेत, 4 लिटरचे आहेत, 8 लिटरचे आहेत, 12 लिटरचे आहेत, 16 लिटरचे आहेत, काही मायक्रो ट्यूब आहेत. नाही त्याच्यातही 50-50, 60-60 लिटर एका तासामध्ये पाणी जातो आहे. तर जेवढ्या कमी डिस्चार्जचा डिपर आपण जर झाडाला वापरलं तर अति उत्तम, अति चांगला होतो. हा, आता प्रश्न जे काही मी बोलते वेळेस ज्या काही चुका तुमच्या लक्षात आल्या तर कृपा करून तुम्ही मला प्रश्न उत्तराचा कालावधी जो राहील त्याच्यामध्ये विचारा. हा, आता प्रश्न पाणी कसा देवाचा हा प्रश्न बऱ्याच शेतकरी बंधूंच्या मनामध्ये उद्भवतो आहे की पाणी जो देतात तर कशा प्रकारे आपण दिला पाहिजे. आपली ड्रीप इरिगेशन सिस्टम आहे. आता ड्रीप इरिगेशन सिस्टम आहे तर ही जी ड्रीप इरिगेशन सिस्टम न पाणी देते वेळेस, सबसेपरेट ड्रीप इरिगेशन न पाणी देते वेळेस आपण पाणी कशा प्रकारे द्यायचा म्हणजे कोणत्या तंत्राचा वापर करायचा, कोणत्या टेक्निकचा वापर करायचा. टेक्निकचा वापर करते वेळेस जनरली पुऱ्या विश्वामध्ये जर तुम्ही बघितल्या, पुऱ्या जगामध्ये जर बघितल्या तर हे 5 प्रकारचे टेक्निक्स वापरल्या जातात. 5 प्रकारच्या टेक्निक्स म्हणजे कोणत्या? एक, जमिनीमधला मॉइश्चर कंटेंट किती आहे, जमिनीमधला आर्द्रता किती आहे. आता आर्द्रता मोजाले गेलं तर काय होतो? आपल्याकडं हे काय म्हणतात त्याला, ओव्हन नाही, सॉइल मॉइश्चर बॉक्स नाही, तर ही थोडा शेतकरी बंधूसाठी कठीण काम आहे. तरी मॉइश्चर कंटेंट मेजर करणारे शेतकरी बंधू काय वापरतात की आपण जर आज पाणी दिलं तर शेतकरी 2 दिवसानंतर त्या झाडाजवळ जातो, त्या लॅटरल जवळ जातो, ज्या डिपर मधून पाणी पडतो त्या डिपर जवळ पाणी जो पडतो ती मातीला नाही का थोडा खुंदून बघतो, दाबून बघतो. जर समजा ती दाबल्या गेली म्हणजे जमिनीमध्ये मॉइश्चर आहे असा कन्सिडर करतो. समजा जर ती दबल्या नाही गेली तर काय समजतो की झाडाला पाण्याची आवश्यकता आहे असा समजतो. दुसरी टेक्निक जे वापरतात, दुसरं तंत्र जे वापरतात, सेन्सर, वेगवेगळे सेन्सर वापरतात. सेन्सर वापरून सुद्धा आपल्याला पाण्याचं व्यवस्थापन करता येतो, आपल्याला पाणी देता येतो. तिसरी जो आहे
कॅनोपी टेम्परेचर, समजा कॅनोपी टेम्परेचर म्हणजे लिफ्टचा टेम्परेचर जर आपण जर मेजर केलं आणि त्या लिफ्टचा टेम्परेचर जर स्टँडर्डाइज झालेला असेल की एवढ्या रेंजमध्ये म्हणजे समजा आपण कॅलिब्रेट केलेला असेल आणि एवढ्या रेंजमध्ये जर झाडाच्या पानाचा टेम्परेचर असेल तर इरिगेशन देवाचा, अशा पद्धतीने आपल्याला पाणी देता येते. आणि तरी जवळजवळ 90% लोक, जवळजवळ 90% रिसर्चर्स अकादमिशियन ज्या पद्धतीचा वापर करतात ती पद्धत म्हणजे चौथी पद्धत आहे. चौथी पद्धत म्हणजे चौथी टेक्निक आहे. मग ती टेक्निक म्हणजे काय की क्लायमेट बेस्ड टेक्निक. आता क्लायमेट बेस्ड टेक्निक म्हणजे काय, तर क्लायमेट बेस्ड टेक्निक मध्ये जो काही तुमचा मॅक्झिमम मिनिमम टेम्परेचर असेल, जो काही तुमचा मॅक्झिमम मिनिमम ह्युमिडिटी असेल, विंड वेलॉसिटी असेल, इव्हॅपोरेशन असेल, रेनफॉल असेल, जे काही क्लायमेटला रिस्पॉन्सिबल पॅरामीटर 7-8 आहेत, ते 7-8 पॅरामीटरचा विचार करून सुद्धा आपल्याला पाणी देता येतं. आणि बरेच 90% याच पद्धतीचा उपयोग करतात. आता पाचवी जी मेथड्स आहे, पाचवी मेथड म्हणजे कोणती, फिलिंग अँड अपीअरन्स मेथड्स. आता फिलिंग अँड अपीअरन्स म्हणजे शेतकरी बंधू जनरली या मेथडचा खूप उपयोग करतात. म्हणजे कसं की समजा झाडाला जर पाणी दिलं, तर काय होतं, झाडाला पाणी दिलं तर दुसऱ्या तिसऱ्या चौथ्या दिवशी दुसऱ्या दिवशी जर आपण जाऊन बघितलं त्यावेळेस काय होतं, खूप काही नव्हती येत असेल, खूप काही नवीन पानं येत असतील तर समजतात की पाण्याची मात्रा आपल्याला जास्त होऊन राहिलेली. आणि समजा की नव्हती येऊनच नाही राहिले, नवीन पानं येऊनच नाही राहिले, त्याची ग्रोथ खूप फास्ट होऊन राहिलेली नाही, तर ते समजतात की पाण्याची जी मात्रा मी काल या परवा दिलं होतं ते एकदम बरोबर आहे, एकदम योग्य आहे असं ते समजतात. अशा पद्धतीने पण पाणी देतात. काही शेतकरी बंधू काय करतात की दिवसाच्या 12 वाजता शेतामध्ये जातात, म्हणजे 12 वाजता शेतामध्ये गेलं आणि समजा त्या झाडाचा पान जर कोमेजल्यासारखा असेल, समजा थोडा नाराज असेल या हसरा असेल, हे ते शेतकरी बंधूला बरोबर समजतो. आणि तो जर थोडा झुकल्यासारखा असेल तर त्याला वाटतं की आपल्याला सायंकाळी पाणी द्यायला पाहिजे, म्हणजे त्याला फिलिंग होतो, एक अपीअरन्स होतो. आणि फिलिंग अँड अपीअरन्स मध्ये परत एक आहे, आज जर पाणी दिला, दुसऱ्या दिवशी किंवा तिसऱ्या दिवशी पाणी देवाचं का नाही देवाचं हे जर विचार करायचं असलं तर तो काय करतो शेतकरी बंधू, त्या लॅटरल त्या डिपरच्या खालची थोडीशी माती उचलतो, त्याचा जर लड्डू बनवण्याचा प्रयत्न करतो, लड्डू बनवतो. जर लड्डू जर बनत असेल तर पाणी देण्याची आवश्यकता नाही म्हणतो, आणि लड्डू जर बनत नसेल म्हणजे भोकरा पडत असेल तर म्हणतो की पाणी देण्याची आवश्यकता आहे. अशा प्रकारे पाणी व्यवस्थापनाचे जे तंत्र आहेत, जे टेक्निक्स आहेत, 5 वेगवेगळ्या प्रकारे पुऱ्या जगामध्ये अशा प्रकारे वेगवेगळे तंत्र वापरून पाण्याचं व्यवस्थापन कोणत्याही सिरियल असो, पल्स असो, हार्टिकलचा क्रॉप असो, हे करतात. आता सर्वात महत्वाचा शेतकरी बंधूंसाठी सर्वात महत्वाचा म्हणजे कोणता, की शेतकरी बंधूला ह्या 2 गोष्टी जर समजल्या म्हणजे कोणत्या, की किती पाणी एका झाडामागे देवाचं आहे आणि किती वेळामध्ये देवाचं काय, ह्या 2 गोष्टी, किती पाणी एका झाडामागे देवाचं आहे आणि किती वेळामध्ये देवाचं आहे, म्हणजे त्याला पाण्याची क्वांटिटी समजली आणि वेळ समजलं तर पाणी झाडाला देणं, मोसंबीच्या झाडाला पाण्याचं व्यवस्थापन करणं हे काय फार काही अवघड नाही. आता अवघड कोणत्या गोष्टीमध्ये येतो, पुन्हा शेतकरी बंधूला पुन्हा एक गोष्ट माहित असायला पाहिजे, ती म्हणजे त्या झाडाच्या अवस्था म्हणजे काय, की त्यांचं नवीन पान येण्याचा काळ कोणता आहे, त्यांचं डेव्हलपमेंटचा काळ कोणता आहे, फुलं आणि फळं येण्याचा काळ किती आहे आणि त्या अवधीला किती दिवस लागतात, त्याला पुन्हा मॅच्युरिटी फळ पक्वतेचा काळ किती आहे आणि हार्वेस्टिंग आणि फळं काढण्याचा काळ किती दिवसाचा आहे, हे 4 अवस्था पाणी देते वेळेस शेतकरी बंधूंनी किंवा कोणी जर लक्षात ठेवलं तर आरामात पाण्याचं व्यवस्थापन मोसंबीला असो, डाळिंबाला असो की संत्र्याला असो आपल्याला करता येतो. आता पाणी काढायचं कसं हा मेन मुद्दा आहे. पाणी काढायचं कसं, आपण जर इव्हॅपोरेशन काढायला गेला हा एमएम मध्ये दिलेला असतो, आपल्याला पाणी झाडाला लिटर्स पर डे पर ट्री द्यावा लागतो. जर आपल्याला लिटर्स पर डे पर ट्री मध्ये जर काढायचं असलं तर आपल्याला काय करायला लागेल, एक बाष्पीभवन घ्यावं लागेल. बाष्पीभवन कसा घ्याल, एक दिवसाच्या अगोदरचा बाष्पीभवन घेतलं का आपल्याला हा बाष्पीभवनाचा रेट काय होईल, तर दुसऱ्या दिवशी पाणी देवासाठी काय करेल, मदत करेल. तर जेवढा काही इव्हॅपोरेशन तुम्हाला गेला असेल त्याच्या जर भरती जर करायचा, त्याची जर भरपाई तुम्हाला करायची असेल तर काय करायला लागेल, तो इव्हॅपोरेशन घ्यावा लागेल. आता इव्हॅपोरेशन घेतल्यानंतर काय असतो, एक
एक पात्र गुणांक असतो, एक पात्र गुणांक असतो. तो पात्र गुणांक आपल्याला काय करायचा आहे, त्याला गुणाचा आहे. म्हणजे काय होईल, तो पात्र गुणांक त्याला गुणलं आपण, तो पात्र गुणांक आपण, एक्सक्यूज मी 1 मिनिट. हा, तो पात्र गुणांक त्या बाष्पीभवनासोबत जर आपण गुणलं तर आपला काय होतो, जमिनीचा इव्हॅपोरेशन किती. आता जमिनीचा इव्हॅपोरेशन आपल्याला पात्र गुणांक आपल्याला काऊन गुणाचा आहे, कशासाठी पाहिजे आहे, जो इव्हॅपोरेशन जो जातो आहे तो स्टेनलेस स्टीलचा जो पात्र बनलेला असतो, उन्हामुळे काय होतं की सर्वात जास्त स्टेनलेस स्टील जमिनीपेक्षा जास्त तापतो आणि जमिनीपेक्षा जास्त तापल्यामुळे त्याच्यामधून बाष्पीभवन जास्त प्रमाणात होतो. पण आपल्याला जो झाडाला जो पाणी देवाचा आहे, झाडाला पाणी हा आपल्याला जमिनीमध्ये द्यावा लागतो. तर जमिनीचा इव्हॅपोरेशन आणण्यासाठी या पात्र गुणांकांना आपल्याला काय करायला लागतो, गुणाला लागतो. म्हणजे काय होतो, जमिनीचा इव्हॅपोरेशन आपल्या एक्झॅक्ट क्वांटिटी पाण्याची जर मोसंबीच्या झाडाला जर काढायची असेल तर आपल्याला काय करायला लागेल, जमिनीचा इव्हॅपोरेशन सर्वात पहिलं करायला लागेल. तर बरेच लोक काय करतात, तो जो बाष्पीभवन रेट आहे, जो इव्हॅपोरेशन रेट आहे, तो इव्हॅपोरेशन रेट काय करतात, सीधा सीधा पीक गुणांकासोबत गुणून टाकतात. त्याच्यामुळे काय होतो की कमीत कमी 30 ते 40% पाण्याची मात्रा काय होतो, जास्त प्रमाणात होतो. आणि जास्त प्रमाणात झाल्यामुळे काय होतो, नवतीच मोठ्या प्रमाणात जास्त येतो. आणि मग म्हणतात की पाण्याची मात्रा म्हणजे व्यवस्थापन पाण्याचा बरोबर झाला नाही. आणि 90% पुन्हा एक सांगतो, 90% च्या झाडाला जे बिमाऱ्या येतात, कोणत्याही लिव्हिंग ऑर्गॅनिझमला जे बिमाऱ्या येतात, हे पाण्यामुळेच होते. 90% बिमाऱ्या तुम्ही बघा, सर्वात जास्त झालेले जे आहेत ते पाण्याचं व्यवस्थापन चांगल्या प्रकारे न झाल्यामुळे झालेले आहेत. आणि त्या अवस्थेमध्ये आपण जर दिलं नाही, अवस्था इरिगेशन म्हणजे पाण्याचं व्यवस्थापन करते वेळेस आपल्याला नेहमी 4 अवस्था लक्षात ठेवायची. ट्रेस दिल्या म्हणजे तुम्ही पाणी दिल्या नाही, झाडाचा लिफ्ट ड्रॉप वगैरे केल्या. आता लिफ्ट ड्रॉप का करता, लिफ्ट ड्रॉप याच्यासाठी करता की झाडाचं मोसंबीच्या बागेचं व्यवस्थापन चांगल्या प्रकारे व्हावं म्हणजे ॲट ए टाइम फुलं येवायला पाहिजेत, ॲट ए टाइम फळं येवायला पाहिजेत, ॲट ए टाइम हार्वेस्टिंग व्हायला पाहिजे, हार्वेस्टिंग व्हायला पाहिजे. याच्यासाठी आपण लिफ्ट ड्रॉप वगैरे करतो. आता बऱ्याच ठिकाणी मोसंबीमध्ये लिफ्ट ड्रॉप, डाळिंबामध्ये 99% लोक लिफ्ट ड्रॉप करतात. आता लिफ्ट ड्रॉप करण्यामागे एक सायंटिफिक रिझन हा पण आहे की त्या स्टेम मधला CN रेशिओ जो आहे, कार्बन नायट्रोजन रेशिओ आहे, तो रेशिओ मेंटेन करण्यासाठी पण काय करतात, लिफ्ट ड्रॉप करतात किंवा पानगळ करतात. अरे मराठी में बोलो तो पानगळ करतात. सर एक विनंती होती. हॅलो सर एक विनंती होती की आपल्याला काही शेतकरी जे आहे ना अदर स्टेट मधनं पण जोडल्या गेलेले आहेत, काही छत्तीसगढ़चे वगैरे आहेत. साहब जी इसलिए तो मैं बोल रहा था, मेरा हिंदी अच्छा है, हिंदी में बहुत अच्छे से आपको समझा के दे सकता हूँ. अब लेकिन क्या है कि मैं हिंदी में बोलने गया तो आप ही ने बोले मराठी में चालू करो. नाही हिंदी पण चालेल, काय होईल, हिंदी हा दुवा असेल सर, मराठींना पण तो कळतो, पण हिंदी भाषेच्या लोकांना मराठी जिनको मराठी समझती है, जिनको मराठी समझती है उनको हिंदी समझती है. लेकिन जिनको आपण त्यांची ती शंका ते उपस्थित करताय तर प्लीज. अजी जिनको हिंदी समझती है उनको नहीं, जिनको मराठी समझती है उनको हिंदी समझती है, नो दिक्कत. हाँ, लेकिन जिनको प्योरली हिंदी समझती है उनको मराठी समझना दिक्कत हो जाता है. इसलिए मैं बोला कि हिंदी में बोल रहा था तो मत बोलो, बोले तो ठीक है मैं हिंदी में बोलता हूँ. तो अपना प्रॉब्लम कौन सा था, तो प्रॉब्लम ये था कि जो इवापोरेशन है, प्यान इवापोरीमीटर जो है, ये जो प्यान इवापोरीमीटर है वो स्टेनलेस स्टील का बना हुआ रहता है. उसके ऊपर अंदर से बाष्पीभवन ज्यादा होता है. उसको जमीन का इवापोरेशन लाने के लिए अपन को क्या करना पड़ता है, उसको पात्र गुणांक यानी प्यान कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना पड़ता है. देन क्या होता है, एग्जैक्ट बाष्पीभवन रेट जमीन का आ जाता है. तो ये जो प्यान कोएफिशिएंट है, ये जालना डिस्ट्रिक्ट के लिए जनरली 0.70 to 0.75 लिया गया. अभी और एक झाड़ के पीछे कितना डीपर देना है और कितना इमीटर देना है और कितना लैटरल देना है, तो जमीन की जो जमीन की जो मृदा होती है, जमीन की जो सॉइल होती है, सॉइल के ऊपर निर्भर होता है. सपोज बहुत हेवी सॉइल है
तो ये क्या 2 ड्रिपर दिए वो सफिशिएंट है, लेकिन वो येस के ऊपर भी निर्भर करता है। जैसा जैसा पौधा आपका बढ़ता है, कैनोपी का दायरा गहरा बढ़ता है, वैसा वैसा आपको ड्रिपर और लैटरल की संख्या भी बढ़ाना पड़ती है। मीडियम सॉइल है 1 to 4 होना चाहिए, लाइट सॉइल है 1 से 4 होना चाहिए, वेरी लाइट सॉइल है तो 1 से 7 होना चाहिए। लाइट सॉइल में क्या होता है, जो हल्की जमीन होती है, हल्की जमीन डिपर से पानी पड़ता है तो डिपर से पानी पड़ने के बाद डायरेक्ट वर्टिकली जमीन के अंदर में चला जाता है, हॉरिजॉन्टल स्प्रेड नहीं होता है। हॉरिजॉन्टल स्प्रेड नहीं होने की वजह से अपन को क्या होता है, नंबर ऑफ डिपर की संख्या बढ़ानी पड़ती है। अभी और ये प्रश्न आता है कि ये जो हेलो मेरे से बात कर रहे हैं? हेलो आप कंटिन्यू कीजिए। हेलो भाई साहब, अजय मेरे से बात कर रहे हैं क्या? नहीं सर, नहीं, मैंने उनको म्यूट करता हूँ, म्यूट किया मैंने, आप कंटिन्यू कीजिए सर। अरे मैं कंटिन्यू करूँ, कोई प्रॉब्लम है? नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं सर, मैं उनको अनम्यूट किया है। अच्छा हाँ, और ये जो मौसमी बगीचे को पानी देते समय सपोज क्ले सॉइल है, क्ले सॉइल में क्या करते हैं 2 से 3 दिन के इंटरवल में पानी दिया जाता है। सपोज क्ले लोन सॉइल है तो ये क्या 2 दिन के इंटरवल में पानी दिया जाता है। और सैंडी सॉइल है तो उसमें क्या बोलते हैं कि डेली पानी दीजिए। सपोज राजस्थान एरिया वगैरह है तो उसमें क्या होता है कि डेली पानी देना अच्छा होता है, ऐसा माना गया है, रिसर्च से फाइंड आउट किया गया है। अभी ये जो पानी की जो मात्रा है, पानी की मात्रा निकालते समय ये जो 4-5 जो पैरामीटर वेदर पैरामीटर है, वो वेदर पैरामीटर क्या होते हैं, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर, मैक्सिमम मिनिमम ह्यूमिडिटी, देन विंड स्पीड, देन सनशाइन आवर, ये 5-6 पैरामीटर उसके लिए इवापोरेशन के लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल है। अभी मैंने इसके पहले इवापोरेशन के ऊपर, पात्र गुणांक के ऊपर, पीक गुणांक के ऊपर चर्चा की। और निर्भर करता है कि आपका स्पेसिंग कितना है, प्लान टू प्लान एंड रो टू रो जो डिस्टेंस होता है वो 5x5 का है, 5.5x5 का है, या 4.5x5 का है। जो भी आपने स्पेसिंग लिया होगा, यूनिवर्सिटी ने बोलिए या रिसर्च इंस्टीट्यूट ने जो भी रिकमेंडेड करके दिया होगा, जो भी स्पेसिंग आप इस्तेमाल करते होंगे, वो भी पानी की मात्रा निकालते समय बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। और जिस सिस्टम का आप इस्तेमाल करते हैं, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम का जो इस्तेमाल करते हैं, वो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम उसका इफिशिएंसी, उसकी कार्य क्षमता कितना है, कार्य क्षमता करीब करीब ये माइक्रो इरिगेशन सिस्टम की 90 to 95 ये कंसीडर किया गया, कंसीडर नहीं, ये रिसर्च से फाइंड आउट किया गया है कि 90 to 95% ड्रिप इरिगेशन सिस्टम क्या है, कार्य करती है, अच्छे से कार्य करती है। वो भी पैरामीटर बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक तो है सॉइल टाइप, लाइट सॉइल है, हेवी सॉइल है, लोमी सॉइल है, उसके ऊपर भी पानी की मात्रा क्या करती है, निर्भर करती है। तो ये जो अगर 5 घटक, 5 मापदंड अगर आपके पास बहुत अच्छे से समझ गए तो क्या होता है कि आपकी जो पानी की मात्रा है, पानी की मात्रा एक दिन के बाद कितना देना है, लीटर्स पर डे पर ट्री, जो आपका ABCD फार्मूला है, या इस फार्मूले से अगर डाल दिए तो आपका एमएम का जो ये ऑपरेशन बाष्पीभवन है वो क्या होता है, लीटर्स पर डे पर ट्री आपका क्या करता है, निकलता है। अगर ये पानी की क्वांटिटी आपको अगर मिल गई, पानी की क्वांटिटी मिलने के बाद आपके पास डिपर कितने हैं और कितने कैपेसिटी के डिपर है, ये कैपेसिटी के डिपर आपको पता है, 2 लीटर, 4 लीटर, 4 लीटर पर एलपीएस के है। अगर 1 घंटा चालू करना है तो आपका 8 लीटर पानी पड़ेगा 2 ड्रिपर से। अगर 2 ड्रिपर से आपका अगर 8 घंटा 8 लीटर पानी पड़ा, अगर आपको 50-60 लीटर पानी देने का है तो कितना घंटा आपका सिस्टम चालू रखना है, ये आपका इजीली आप निकाल सकते हैं। यानी क्या, कितना पानी देने का, ये 5 पैरामीटर से आप निकाल सकते हैं। नहीं तो पौधे के तरफ देख के भी किसान भाई बता देता है कि मेरे पौधे को इतना इतना पानी लगता है। जो किसान हर रोज खेत में जाता होगा तो पौधा ही उसको बताता है कि मेरे पौधे, ये पौधे को ऐसा ऐसा बीमारी है, ऐसा ऐसा है। किसान भाई को वो एक डायरेक्शन दे देता है, एक दिशा दे देता है कि आप ऐसा ऐसा इस पौधे को दो, ऐसा ऐसा इस पौधे को पानी दो। जो हर रोज जाता होगा, पौधे के ऊपर प्यार करता होगा, तो वो किसान भाई को वो पौधा जरूर वो इंडिकेट करता है, बताता है, बताता है। और बहुत सारे किसान भाई ने इस प्रकार का अनुभव किया है। बाष्पीभवन पात्र गुणांक, ये इसके ऊपर मैंने अभी चर्चा की। पीक गुणांक, अभी पीक गुणांक, ये पीक गुणांक पानी की मात्रा निकालने के लिए इतना रिस्पॉन्सिबल है कि इसके बगैर पानी की मात्रा निकलती नहीं। पीक गुणांक यानी क्रॉप कोफिशिएंट बोला जाता है, लेकिन पीक गुणांक क्या कि अलग अलग क्रॉप का अलग अलग पीक गुणांक होता है।
क्या क्यों ऐसा होता है कि अलग अलग क्रॉप की अलग अलग पानी की मात्रा होती है, कि आपका 1 एकड़ क्षेत्र है और 1 एकड़ क्षेत्र के अंदर में सपोज 5 प्रकार के अलग अलग क्रॉप लगे हुए हैं, हॉर्टिकल्चर क्रॉप लगे हुए हैं। ये बेर है, आंवला है, पोमोग्रेनेट है, देन मौसम्बी है, देन नागपुर मैंड्रिन है। ये अलग अलग प्रकार के 5 आपके क्या हॉर्टिकल्चर क्रॉप लगे हुए हैं, एक एकड़ क्षेत्र में लगे हुए हैं, लेकिन अलग अलग क्रॉप की अलग अलग पानी की मात्रा क्यों है? आपका क्लाइमेट सेम है, आपका सॉइल सेम है, सब कुछ बराबर है, वो भी अलग अलग क्रॉप विद इन 1 एकड़ के अंदर होने के बाद भी पानी की मात्रा अलग अलग है। पानी की मात्रा अलग अलग होने की वजह एक है कि आपका जो पीक गुणांक है, आपका जो क्रॉप कोफिशिएंट आपके अलग अलग पौधे का अलग अलग जो है, ये पीक गुणांक उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। और वो पीक गुणांक अलग अलग, जो लीफ का क्रॉप कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं, वो लीफ का जो कैरेक्टरिस्टिक अलग अलग क्रॉप का अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक होने की वजह से क्या होता है कि पानी की मात्रा अलग अलग क्रॉप का अलग अलग पानी की मात्रा होती है। अब ये पीक गुणांक निकालने के लिए गया तो एक बहुत बड़ा लाइसीमीटर नाम का एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करना पड़ता है। 5-10 साल 15-20 साल उसको एक्सपेरिमेंट रन करने के बाद उसका पीक गुणांक अपन को मिलता है। लेकिन ये इतने देर तक 15-20 साल तक रहना ये संभव नहीं है। इसके लिए क्या करने का कि जो शेडेड एरिया अप्रोच है, बहुत सिंपल अप्रोच है शेडेड एरिया अप्रोच। अगर ये शेडेड एरिया अप्रोच का अपन शेडेड एरिया अप्रोच यानी क्या होता है कि दोपहर के 12 बजे की छाव अगर आपके पौधे के नीचे की जो छाव है जितनी पड़ती होगी वो शेडेड एरिया हो गया। दोपहर के 12 बजे के बाद आपके पौधे की छाव जितनी नीचे जमीन के ऊपर पड़ती होगी उतना आपको क्या करना है, पानी देना है। उसको वोलित गुणांक बोलते हैं, वोलित बोलते हैं, उतना ही क्षेत्र वोलित करना पड़ता है। और एक हार्टिकल्चर का एक और थंब रूल है। थंब रूल क्या कहता है कि जितने पौधे की कैनोपी होगी उतने पौधे को क्या करना, उतने पोर्शन को क्या करना पड़ता है, उसका जड़ रहता है और उसका जड़ को क्या करना पड़ता है, उतना ही ओला करना पड़ता है। ज्यादा पूरा सपोज एक पौधा आपका 25 मीटर स्क्वायर एरिया ऑक्यूपाई करता है, 5 बाय 5 है, प्लान टू प्लान रो टू रो स्पेसिंग 5 बाय 5 मीटर का है। अगर 5 बाय 5 मीटर का है तो 25 मीटर स्क्वायर एरिया ऑक्यूपाई करता है, तो 25 मीटर स्क्वायर को पानी देना संभव नहीं है। लेकिन जितना पौधे का कैनोपी है, वो कैनोपी के नीचे में जितना भी छाव होगा उतना ही उसका जड़ रहता है, उतने ही जड़ को आपको अच्छे से संभालना है, उतने ही जड़ को आपको क्या करना है, गोलित करना है, उसको वेट करना है, तो बहुत बहुत अच्छा हो जाएगा। ये प्लान टू प्लान रो टू रो एरिया, ये भी हाई पैरामीटर, ये एक्सपेरिमेंट किया हुआ था। इस प्रकार का जालना डिस्ट्रिक्ट का क्या बोले रेफरेंस क्रॉप ईओ ट्रांसलेशन यानी पैन ईओपरेशन निकाला गया है। कम से कम 25-30 साल का जो बाष्पीभवन डाटा जो है, ईओपरेशन रेट जो है वो लेके वो संदर्भ पिकाला पाण्याची गरज अपने निकाला हुआ है। उसका कम से कम 10-15 साल के पौधे का क्रॉप कोफिशिएंट एफओ ने जो रिकमेंड किया हुआ है उसको भी शेडेड अप्रोच से किया हुआ है। और जो 4 अवस्था है, नया पत्ता आने का समय, क्रॉप डेवलपमेंट यानी फूल निकालने से समय, फल का नींबू इतने साइज का फल होने तक, तीसरी स्टेज जो है, तीसरी अवस्था जो है ये मैच्योरिटी फल पक्वते का समय, और आखिरी वाली अवस्था जो है वो क्या है, हार्वेस्टिंग फल निकालने का समय। अगर ये 4 अवस्था किसी को भी पानी व्यवस्थापन करते समय अगर समझ में आ गई और उसके हिसाब से अगर पानी दिया, देखो कैसा कि बोला जाता है मौसम्बी को 4थे या 5वें साल के बाद प्रोडक्शन स्टेज में जाना चाहिए, प्रोडक्शन लेना चाहिए। ठीक है, प्रोडक्शन लेने से हमें क्या करते हैं, सपोज आपने आंबिया बार ले, इसमें भी बार है, आंबिया बार है, हस्तबार है, मिर्ग बार है, आंबिया बार है, मिर्ग बार है, हस्तबार है। अगर आंबिया बार आपको लेना है तो आंबिया बार में क्या करते हैं, नवंबर दिसंबर में उसको पानी देना बंद कर देते हैं। अभी नवंबर दिसंबर में पानी देना बंद कर दिए तो क्या हो जाएगा, वाटर का ट्रेस पड़ेगा। वाटर का ट्रेस पड़ने के बाद क्या होगा, वो पत्ता क्या होगा, अपने आप गिरेगा और गिरने के बाद क्या करेगा कि दिसंबर के एंड में या जनवरी के पहले वीक में पहला पानी दोगे। जब पहला पानी जनवरी के पहले वीक में या दिसंबर के एंड में अगर दोगे तो क्या होगा, 15-20 यानी 2, 4, 5, 10, 8 दिन के बाद क्या होगा, नया पत्ता आना चालू हो जाएगा। अगर नया पत्ता आना चालू हो जाएगा तो नया पत्ता आने का समय
क्या नया पत्ता आने का समय मौसम्बी के लिए कम से कम 30 से 35 दिन का होता है। अभी 30 से 35 दिन का आपका समय जो मौसम्बी पौधे के लिए नया पत्ता आने का समय है, उसके पत्ते जो है छोटे छोटे हैं, उसमें से ट्रांसमिशन रेट कम होता है, तो आपका जो पौधा मैच्योरिटी पे है उस लेवल का पानी देना जरूरी क्या है? बिल्कुल नहीं। और लीफ का छोटे छोटे है, ट्रांसमिशन रेट कम है, सिर्फ उसमें से इवापोरेशन जा रहा है, जितना इवापोरेशन रेट है उतना पानी उसको देना जरूरी है। तो जो नया पत्ता आने का समय जो 30 से 35 दिन का होता है, पानी की मात्रा कम लगती है। अभी क्राफ्ट डेवलपमेंट में पीरियड में क्या होता है कि लीफ का साइज बढ़ते जाता है, फ्लावर आने चालू होता है, बट हार्वेस्टर होना चालू हो जाता है, फल का साइज और बढ़ना चालू हो जाता है। लीफ का साइज बढ़ने से उसका ट्रांसमिशन रेट बढ़ जाता है। तो उससे क्या होता है, थोड़ी पानी की मात्रा ज्यादा लगती है। और जब वो क्रॉप मैच्योरिटी स्टेज में रहता है, क्रॉप मैच्योरिटी स्टेज में क्या होता है, सबसे ज्यादा पानी की मात्रा होती है। कोई भी पौधे के लिए हो, उस समय में उसका खाने की पानी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। उस समय उतना देना चाहिए। लेकिन कुछ किसान भाई को पता ना होने की वजह से क्या होता है, जितना पानी अगर मैच्योरिटी स्टेज में देते हैं, उतना ही पानी क्या करते हैं, इनिशियल स्टेज में देते हैं। नया पत्ता जो आता है उस समय देते हैं। तो उससे क्या होता है, शुरू में अगर आपने सबसे ज्यादा पानी दे दिया तो उससे क्या होता है कि वो पौधा वेजिटेटिव ग्रोथ पे चला जाता है। और वेजिटेटिव ग्रोथ पे अगर पौधा चला गया तो आपको फ्लावरिंग को परेशान करता है, फ्लावरिंग नहीं आता है। तो इसलिए वो अच्छा फ्लावरिंग आने के लिए, एट ए टाइम फ्लावरिंग आने के लिए आपको क्या करना है, उस पौधे को पानी के बारे में ऑलवेज टेंशन में रखना है। और जैसा उसको टेंशन में रखोगे तो वैसा हेलो हाँ, तो टेंशन में हो तो फ्लावरिंग अच्छा आएगा, फ्लावरिंग अच्छा है तो फ्रूट अच्छा मिलेगा, फ्रूट अच्छा लगेगा तो अच्छा आमदनी भी अच्छा होगा। हेलो हाँ, हेलो कुलकर्णी सर बात कर रहे हैं? हाँ हेलो, काही जणांनी हेलो सर मेरे से कोई बात कर रहे हैं भाई? नहीं सर, मैं कर रहा, अनम्यूट कर रहा हूँ उनको। अरे तो फिर आप अपना डिस्कशन बाद में करो ना, हमको लगता है कि हमारा कोई गलत हो रहा है। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं सर, आप अनम्यूट करके बात कीजिए। मेश्राम सर, आप अनम्यूट करके बात कीजिए। मेश्राम सर, आप अनम्यूट करके बात कीजिए। हेलो हाँ कंटिन्यू कीजिए सर। क्या ना कंटिन्यू? यस सर। ओके सर, ओके। अभी जो मैंने 5 पैरामीटर जो बताए, 5 पैरामीटर का इस सूत्र के अंदर में अगर डाल दिए तो आपका क्या होता है, पानी की मात्रा इन लीटर्स पर डे निकलता है। अगर ये सूत्र के अंदर में डाल दिए तो पानी की मात्रा क्या होती है, इन लीटर्स पर डे निकलती है। और लीटर्स पर डे निकली तो आप आसानी से एक पौधे की पानी की मात्रा कितनी है ये अगर आपको पता चल गई तो आप आराम से इरिगेशन सिस्टम टाइम निकाल सकते हैं, इरिगेशन सिस्टम चला सकते हैं। अभी और मौसम्बी फ्रूट के लिए, मौसम्बी क्रॉप के लिए 3 बहार होते हैं, लेकिन जनरली किसान भाई 2 बार लेते हैं। जो भी बहार उस क्षेत्र के लिए सुटेबल होता होगा उस बहार का वो इस्तेमाल करते हैं। तो आमिया बहार, मिर्ग बहार, जनरली आमिया बहार, मिर्ग बहार, हस्त बहार है। वो कब आता है, कब आता है, वो आने का समय जो है कैसा, ये लोकल टर्मिनोलॉजी है। ये जो बाहर सिस्टम है वो लोकल टर्मिनोलॉजी है। ये लोकल टर्मिनोलॉजी क्या कहती है कि विंटर सीजन रहा नहीं, वो आंबिया बहार तो समर सीजन में आता है, गलत लिखा हुआ है। आंबिया बहार जो समर सीजन जो रहता है, दिसंबर जनवरी जो चालू होता है, आम को जो मोर आता है उस समय में आंबिया बहार होता है। और उसकी हार्वेस्टिंग जो होती है आंबिया बहार की वो जून जुलाई में होती है, जून जुलाई अगस्त तक जाती है। मिर्ग बहार जो है वो जून जुलाई से चालू हो जाता है और जनवरी फरवरी मार्च तक क्या होता है, उसका फ्रूट का हार्वेस्टिंग होता है। हस्त बहार क्या होता है कि जो सितंबर अक्टूबर में फ्लावरिंग आती है और हार्वेस्टिंग क्या होता है, मार्च अप्रैल मई तक उसका
हार्वेस्टिंग जाता है और उसके जो शेड्यूल जो बोलते हैं शेड्यूल, यानी कम से कम ये मौसमी पीक जो है, मौसमी का फल जो है वो 240 से 260 दिन के अंदर में क्या होता है, पक्व हो जाता है, वो हार्वेस्टिंग के लायक हो जाता है। तो करीब करीब 7.5 से 8.5 महीना उस क्रॉप के लिए लगता है। तो मैं ये शेड्यूल आपको समझा के बताता हूँ। नवंबर दिसंबर में अगर आपने आंबे बहार शेड्यूल बताता हूँ, नवंबर दिसंबर में अगर आपने स्टेज दिया, प्रूनिंग किया, लीफ ड्रॉप किया, तो जनवरी में पहला पानी दिया तो नया पत्ता आने का समय, नया पत्ता आना चालू हो जाएगा, फ्लावरिंग फ्रूटिंग प्रोसेस शुरू हो जाएगा, देन मैच्योरिटी आएगा अप्रैल मई में, जून जुलाई में आपका क्या हो जाएगा, हार्वेस्टिंग हो जाएगा। देन आप उस पौधे को क्या करते हैं, रेस्ट कर सकते हैं। अभी नया पत्ता आने का समय वो अलग अलग एफएओ यानी एज पर फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने अलग अलग उसके क्या मापदंड दिए हुए हैं कि इतने से इतने दिन तक रहा तो ऐसा ऐसा होगा। तो ये जो मापदंड जो है वो अलग अलग अनार के ऊपर फिनोलॉजिकल स्टेजेस, क्रिटिकल स्टेजेस, इरिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू ने हमने आइडेंटिफाई किया था। ऐसे ही मौसमी के अंदर में भी कर सकते हैं। तो इसका जो ये जो पहला है, इस प्रकार का अगर पौधा रहा तो पानी का अगर ट्रेस अपन ने दे दिए, पानी अगर देना बंद कर दिए तो पौधा क्या होगा, इस प्रकार का पौधे के पत्ते गिर जाएंगे और 20, 25, 30 दिन के अंदर में इस प्रकार का क्या होगा कि आपका नया पत्ता आना चालू हो जाएगा। देन इस प्रकार का फ्लावर आपका कम से कम 80, करीब 90 दिन में फ्लावरिंग का प्रोसेस चालू हो जाएगा और कम से कम 90 to 100 डेज के अंदर में क्या हो जाएगा, इस प्रकार का मैच्योरिटी हो जाएगा। देन आफ्टर 30-40 दिन के अंदर में आप क्या करोगे, हार्वेस्टिंग करोगे। ऐसे टोटल दिन 240 से लेकर 260 दिन के अंदर में मौसम्बी का होता है। कुछ फोटो मैंने अनार के दिए हुए हैं, जो अनार का ट्रेस मैंने देखा, मौसम्बी का नहीं देखा है। तो इस प्रकार का अपन देख सकते हैं। उसका फिजियोलॉजी थोड़ा अलग होगा, इसका फिजियोलॉजी अलग होगा, लेकिन उसका कैनोपी का स्ट्रक्चर है, लीफ का स्ट्रक्चर है करीब करीब। हाँ, अभी वो सारा अपन को क्लाइमेटिक डाटा मिल गया, सब कुछ मिल गया, सब हो गया। तो अभी पानी की मात्रा 1 से 4 साल के पौधे तक अपन क्या बोलते हैं 20 to 40% कैनोपी एरिया ऑक्युपाई करता है। उस समय में अपन ने कितना पानी देना चाहिए, कम से कम 14 लीटर्स, तो ज्यादा से ज्यादा 42 लीटर्स पर डे पर ट्री देना चाहिए, पर डे पर ट्री देना चाहिए। जैसा नागपुर मैंड्रिन है, और नागपुर मैंड्रिन का वो संतरा का लीफ जो है उसका लीफ और मौसम्बी का लीफ, उसमें बहुत सारा फर्क है। तो बहुत सारा लिटरेचर हमने देखा, तो लिटरेचर ये कहता है कि जितना आपने नागपुर मैंड्रिन को फर्टिलाइजर या पानी का इस्तेमाल अगर किया है, उससे कम से कम 20 से 30% ज्यादा मौसम्बी के क्रॉप को देना पड़ता है, ऐसा रिसर्च फाइंडिंग बताता है। तो सपोज आप मौसम्बी, सपोज आप संतरा को या नागपुर मैंड्रिन को आपने 10 लीटर पानी दिया, तो उसका 20-25% पानी इस मौसम्बी को देना पड़ेगा। तो इसलिए 1 से 4 साल का पौधा है, 20 से 30% उसका कैनोपी ऑक्युपाई करता है। टोटल एरिया के 25 मीटर के उसके 20-25% कैनोपी ऑक्युपाई करता है। उस समय में कम से कम 14 लीटर, ज्यादा से ज्यादा 42 लीटर्स। ये मैं जालना एरिया के लिए बताता हूँ। जालना एरिया का जो क्लाइमेटिक फैक्टर है, जो अल्टीट्यूड है, लैटिट्यूड, लैंजिट्यूड, और जो उसका जो लोकेशन है, वो लोकेशन और वेदर पैरामीटर से उसके अंदर में डाला और कृषि वगैरह सब पैरामीटर निकाल के उसके किया, तो कम से कम 1 से 4 साल के पौधे का 14 से 42 लीटर पर डे देना चाहिए। और जो फरवरी, मार्च, अप्रैल में ये जो 3-4 महीने जो है वो समर मंथ होते हैं। समर मंथ में विंड वेलोसिटी ज्यादा होती है, टेम्परेचर ज्यादा होता है, इसकी वजह से उसमें ज्यादा पानी की मात्रा होती है। बाकी सीजन में उतना ज्यादा पानी पानी देने की ज्यादा जरूरत नहीं है। जितना डिमांड है उतना देना चाहिए। दूसरी जो अवस्था है, दूसरी जो ये है, कम से 5 से 10 साल का पौधे का रेंज है। अगर आपका 5 से 10 साल के पौधे का रेंज है, उस समय में कम से कम 40 लीटर और ज्यादा से ज्यादा कम से कम 40 लीटर और ज्यादा से ज्यादा 1 से 30 लीटर पानी देना चाहिए। कम से कम 40 लीटर, ज्यादा से ज्यादा 140 लीटर, 130 लीटर। ये कब देना चाहिए, नया पत्ता आने से समय से लेके उसको मैच्योरिटी एंड हार्वेस्टिंग स्टेज तक। उसका जो 5 से 10 साल का पौधा है और उसका कैनोपी जो है 50 से 60% ऑक्युपाई अगर हुआ होगा, उस पौधे का कैनोपी 5 से 10 साल के पौधे का कैनोपी ऑक्युपाई होता है 50 से 60%। अगर उतना कैनोपी अगर ऑक्युपाई हुआ होगा तो उस कैनोपी के हिसाब से कम 40 लीटर और ज्यादा से ज्यादा 130 लीटर पर डे पर ट्री देना है। वहां का एटमोस्फेरिक डिमांड बताता है, उसके डिमांड के हिसाब से, उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको फुलफिल करना है।
और ये बताता है कि 10 साल के ऊपर का पौधा है तो उसका कैनोपी जनरली 70 to 80% ऑक्यूपाई होता है। और ये एक पौधे का जो 25 मीटर स्क्वायर एरिया जो मैंने बोला उसका 70 to 80% 10 साल के बाद वो पौधा ऑक्यूपाई करता है। उस समय में कम से कम 60-70 लीटर्स, कम से कम 70 लीटर्स और ज्यादा से ज्यादा 200 लीटर तक वहां का एटमॉस्फेरिक डिमांड बता रहा है। मार्च अप्रैल मई जो समर सीजन है और वहां का जो डिमांड जो बता रहा है तो कम से कम 60 to 70 लीटर और ज्यादा से ज्यादा 190 to 200 लीटर के बीच में। और 190 to 200 लीटर के कब आएगा? जो मैच्योरिटी स्टेज होगा और 10 साल के ऊपर का पौधा होगा, उस पौधे का कैनोपी 60 to 70 to 80% ऑक्यूपाई हुआ होगा। उस समय में इतना पानी की रिक्वायरमेंट उस क्षेत्र में है। और ये जो जनवरी टोटल निकाला हुआ है 12 महीने का, जनवरी फरवरी मार्च से लेकर दिसंबर तक, तो वो 20 to 40% का जो 1 से 4 साल का पौधा है उस प्रकार का है। और जो स्टेजेस वाइज जो है न्यू लिपिनेसिस से लेके हार्वेस्टिंग तक, तो इस प्रकार का पानी की मात्रा 50 to 60% कैनोपी कवर करता है, 70 to 80% करता है, इस प्रकार का देना चाहिए। अभी हमने जो अनार के ऊपर किया है तो अपन को पानी की बचत करना है। अगर पानी की बचत करना है तो अनार के इसमें क्या होगा कि जो ऑर्गेनिक मल्च जो है यानी जैविक आच्छादन जो है, जैविक आच्छादन में हमको ऐसा दिखा कि अलग अलग प्रकार का किया था, 4-5 प्रकार के अलग अलग जैविक आच्छादन मैंने इस्तेमाल किया। उसमें से हमको शुगर केन बगैस जो है, शुगर केन बगैस अच्छा पाया गया है और उसमें कम से कम 30 to 40% वाटर क्या होता है, सेव होता है। तो समर सीजन के लिए अगर आपने ये वाटर कंजर्वेशन टेक्निक अगर इस्तेमाल किया, आपके लोकली जो भी रॉ मटेरियल अगर अवेलेबल होगा वो मटेरियल इसमें इस्तेमाल अगर किया, मल्चिंग करने के लिए, आच्छादन के लिए, उसका इवापोरेशन रेट रोकने के लिए वो काम करता है, अच्छा होता है। दूसरा प्रयोग किया था इनऑर्गेनिक मल्चेस। इनऑर्गेनिक मल्चेस में अलग अलग प्रकार के किया था कि एक प्रवेश मल्च था, एक ब्लैक एंड व्हाइट था, एक सिल्वर था और एक कंट्रोल वाला था। तो उसमें से हमको जो मिला तो जो प्रवेश टाइप ऑफ मल्च है, प्रवेश टाइप ऑफ मल्च यानी क्या होता है, जो अपनी गनी बैग होती है, जो अपनी खत की बैग होती है, फर्टिलाइजर की बैग होती है, उसके छोटे छोटे होल रहते हैं, वैसा ही प्रवेश मल्च होता है, वैसा ही वीड मैट होता है। अगर इसको इस्तेमाल किया तो अनार में प्रोडक्शन बढ़ा और उससे भी कम से कम 25-30% पानी का क्या होगा, बचत हुआ। तीसरे प्रकार का प्रयोग अनार में हमने किया हुआ था तो वो क्या था, सबसर्फेस ड्रिप इरिगेशन सिस्टम का था। ये करीब 7-8 साल यह सबसर्फेस ड्रिप इरिगेशन सिस्टम मेथड हमने उसको रन किया तो उसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आया, बहुत अच्छे से वहां पे चला। और ये जो सिस्टम है जिसके पास बिल्कुल ही पानी कम है, जिसके पानी की बहुत किल्लत है, ये सबसर्फेस ड्रिप इरिगेशन सिस्टम करीब 60 to 70 सेव करता है। किसके कंपैरिजन में? ड्रिप इरिगेशन के कंपैरिजन क्या करता है, 60 to 70% वाटर, क्योंकि इवापोरेशन रेट टोटली क्या करता है, रोक देता है। जमीन के अंदर में उसको पानी मिलता है, उसके रूट जोन में पानी रहता है, तो इवापोरेशन रेट ना के बराबर होता है लेकिन कम से कम होता है। तो 60 to 70% वाटर ये क्या करता है कि ड्रिप इरिगेशन के कंपैरिजन में सेव करता है। और तीसरा ये रिंग टाइप का किया था कि एक लैटरल डाले हुए थे, एक लैटरल को रिंग दिया था लैटरल का, और उससे भी क्या हुआ था, काफी अच्छा प्रभाव ये रिंग टाइप ड्रिप इरिगेशन सिस्टम का पड़ा था। ये अलग अलग मेथड्स है ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मल्चेस कैसा कैसा डालने का। हमने एक रेक्टेंगल टाइप ऑफ थोड़े थोड़े ये 1 मीटर बाय 1.5 मीटर के काटे थे और उसमें डाले थे। इस प्रकार का ऑर्गेनिक मल्च भी डाला था यानी जैविक। अभी सबसर्फेस ड्रिप इरिगेशन और सरफेस ड्रिप इरिगेशन इसका जो कंपैरिजन किए हैं, सबसर्फेस ड्रिप इरिगेशन और इसका जो कंपैरिजन किए सॉइल मॉइस्चर कंपैरिजन में अलग अलग अवस्था में, तो उस समय में सबसर्फेस ड्रिप इरिगेशन सिस्टम में ज्यादा हमको सॉइल मॉइस्चर कंटेंट देखा गया है। और सरफेस ड्रिप इरिगेशन में यानी डीप जमीन के ऊपर का जो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है उसमें कम पाया गया है। और मॉइस्चर कंटेंट जमीन का अंदर का चारों स्टेज में न्यू लिग्नेशन से लेके हार्वेस्टिंग स्टेज तक कम से कम 15-20% रहना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 30-35% रहना चाहिए। 100% फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल नहीं करना चाहिए।
सर मेरा स्लाइड हैंग हो गया सर। डॉक्टर सोमवंशी सर। सर नेक्स्ट कीजिए ना सर, नेक्स्ट हो हाँ? रहा नहीं क्या, नेक्स्ट हो रहा नहीं क्या? मेरा हैंग हो गया स्लाइड। सर फिर से बंद करके शुरू कीजिए, मैं आपको होस्ट करता हूँ। हाँ हो रहा है, यस सर, हो यस रहा सर। हो रहा है सर, हो रहा है। हाँ सर हो रहा है। सॉरी, हाँ सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। सबसर्फेंट ड्रिप इरिगेशन सिस्टम जिनको भी लगाने का है, तो जितने भी दुनिया में हार्टिकल्चर क्रॉप होंगे, तो उसका अगर लिटरेचर देखा गया, पाया गया, तो ये तो वो सबसे बड़े दो प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। ये क्या होता है कि स्टेम में से कितने अंतर पे लैटरल डालने का है और कितने डेप्थ में डालने का है। जो स्टेम है, स्टेम में से कितने डेप्थ में डालने का है और कितने स्पेसिंग में, कितने अंतर में डालने का है। अगर ये दो चीजें अगर समझ में आ गई तो सबसे ड्रिप इरिगेशन सिस्टम्स ये मौसमी के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। तो अनार के लिए हमने 0.20 to 0.30 सेंटीमीटर डेप्थ पे डाले थे। तो मौसमी के लिए थोड़ा रूट जो है वो थोड़ा डीप होता है एज कम्पेयर टू पोमोग्रेनेट। तो 0.30 to 0.40 सेंटीमीटर डेप्थ में अगर इनलाइन लैटरल अगर डाले और जैसा जिसका कैनोपी होगा उस कैनोपी के स्पेसिंग के हिसाब से अगर उसको सब इनलाइन लैटरल दे तो अच्छा होगा। ये एक हाइड्रोजेल और मल्चिंग का हमने एक्सपेरिमेंट किया था। उसमें क्या पाया गया, तो जो हाइड्रोजेल है, हाइड्रोजेल एक पॉलीमर टाइप का होता है, छोटे छोटे व्हाइट उसके पॉलीमर होते हैं। तो वो हाइड्रोजेल क्या करता है, उसको शान के अंदर में हमने मिक्स किया और डीपर का बूंद जो पानी पड़ता है, वो पानी के नीचे में 10 सेंटीमीटर में वो शान विद मट्टी विद हाइड्रोजेल डाला। तो उसमें वो क्या जमीन के अंदर का मॉइस्चर कंटेंट जैसा कम होगा तो ये पॉलीमर, ये हाइड्रोजेल अपने तरफ क्या करता है कि ये मॉइस्चर कंटेंट एब्सॉर्ब करके रखता है 800 टाइम्स। और जैसा जमीन के अंदर का मॉइस्चर कंटेंट कम होते जाएगा, वैसा वो रिलीज करते जाता है। उसका भी प्रभाव अनार के ऊपर थोड़ा अच्छा दिखा। इनऑर्गेनिक मल्च का जो वाटर यूटिलिटी वो भी अच्छा दिखा। ये अलग अलग फर्टिलाइजर टैंक है, विंचुरी अरेंजमेंट कैसा करने का, फर्टिलाइजर टैंक कैसा लगाने का, फर्टिलाइजर इंजेक्शन पंप कैसा ये करने का, ये क्लॉगिंग आया तो किस प्रकार का उसका इस्तेमाल करने का। और अंत में मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। आयोजक ने मुझे बोलने की